1 या 2 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से ऑनलाइन चैटिंग और बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यही आपको 1 से 2 बजे तक अगर मेहनत करनी है तो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की मेहनत करिए, जिससे आपको एक सफलता हासिल होगी। और इससे आपको ही खुशी नहीं बल्कि आपके परिवार वालों को, आपके पुराने गुरुजनों को और हम लोगों को बहुत ही खुशी होगी। जैसे ही आप इस सफलता को हासिल कर लेंगे तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की लाइन लग जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या अंतर है, तो इसका मैंने आपके साथ विधिवत डिस्कस किया था। तो उसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं जिससे आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाए। मैंने बताया था सरकार के 3 अंग होते हैं। तो एक आपका विधायिका हो गया, एक आपकी कार्यपालिका हो गई, एक आपकी न्यायपालिका हो गई। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका जो है उस कानून को क्रियान्वित या लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? उस कानून की व्याख्या करती है। ये चीजें आपने देखी थी। फिर मैंने बताया था कि कार्यपालिका जो होती है वो संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका होती है। संघ की कार्यपालिका में देखा था कि सर्वोच्च जो पद होता है, जो सबसे पहले आता है, वो राष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर उनकी मंत्रिपरिषद आती है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और ठीक है उप मंत्री। उसके बाद नीचे दिखा था AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, ठीक है। उसके बाद मैंने दिखा था CAGI, तो भारत के महालेखक परीक्षक एवं नियंत्रक, ठीक है। तो इस चीज में देखा था। फिर मैंने देखा था राज्य की कार्यपालिका में, तो जिसमें देखा था मैंने मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। फिर विधायिका का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मैंने बताया था विधायिका संघ में भी विधायिका होती है और राज्य में भी विधायिका होती है। संघ में विधायिका कौन कौन सी होती है? तो मैंने बताया था एक संसद होती है, और विधानसभा जो राज्य की राज्य की जो विधायिका होती है, इसमें क्या होती है? विधानमंडल होता है। फिर मैंने बताया था संसद में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। लोकसभा में कौन कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, इनका विधिवत आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। एक रिकॉल मैं आपके साथ करा रहा हूँ, ठीक है। न्यायपालिका आपने देखा, तो न्यायपालिका जो है वो एक पिरामिड के आकार की है। और सबसे नीचे कौन सी है? तो स्थानीय न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय है, फिर आपका हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय है, फिर सर्वोच्च न्यायालय है जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। और एक चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी पेट एग्जाम आने वाला है 24 तारीख को। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या से एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 543 प्लस 02, जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडिया के होते हैं। तो टोटल सदस्य कितने होते हैं? 545। और राज्यसभा में सीटें कितनी होती हैं? तो 250 होती हैं, जिसमें से 238 जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 कौन से होते हैं? वो नामित सदस्य होते हैं। तो जो टोटल हो जाते हैं वो 250 हो जाते हैं। लेकिन 238 में 5 सीटें POK के पास है। तो ये चीजें आपने एक रिकॉल देखा, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज संघ की कार्यपालिका भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। क्या है टॉपिक? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में सर्वप्रथम क्या आता है? तो संघ की कार्यपालिका में सर्वप्रथम आता है राष्ट्रपति। तो हम राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसका मैं एक निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। और जिस दिन एग्जाम होगा उसके शाम को ही मैं, जैसे सुबह एग्जाम हुआ, शाम को ही मैं पूरा पॉलिटी का पेपर डिस्कस कराऊंगा। उस पॉलिटी के पेपर से अगर आप बता देना कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से आए, कोई क्वेश्चन बाहर से आ ही नहीं सकता है, ठीक है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको भी उससे दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका एग्जाम है। मैं आपके लिए
अलग अलग वेबसाइट से या अलग अलग बुक से मैं रिसर्च करके कंटेंट को ढूंढता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो ठीक है, तो उससे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए जो मैं आपको इस लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इस लेक्चर को आप पूरी विधिवत तरीके से सीरियस समझे, उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कई बुक्स के बारे में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और घटना चक्र, ये सब सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे मान लो आज मैं राष्ट्रपति आपका टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ही राष्ट्रपति टॉपिक कवर हो उसके बाद जितने भी इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं आप उस प्रीवियस ईयर पेपर या घटना चक्र में देखें और उसको सॉल्व करें। जो भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो मैं आज शुरुआत करूंगा राष्ट्रपति से। तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 संघ की कार्यपालिका, जिसमें सर्वप्रथम क्या आता है, राष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम देखेंगे। देखिए आपने अनुच्छेद 51 तक पूरा देखा था और इसी को अब अनुच्छेद 52 में क्या है। पहली बात, जो हमारे भारत में सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति का होता है। भारत के प्रथम नागरिक, सभी सेनाओं के कमांडर और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। तो सर्वोच्च कार्यपालिका जो होती है वो कार्यपालिका सर्वोच्च होती है। ठीक है, तो हम राष्ट्रपति देखते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताया मैंने आपको सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च शक्ति मतलब नाम मात्र के वो है। ठीक है, अगर वास्तविक प्रधान माना जाए तो वो कौन है, वास्तविक जिसके पास शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 क्या है, तो भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख किया गया है। 4 ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, उसमें होगा राष्ट्रपति, निर्वाचन, कार्यकाल, योग्यता। तो आपको टिक करना है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में क्या है कि सभी कार्यपालिका के जो शक्ति हैं इसमें शामिल होंगी। तो जितनी भी कार्यपालक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होंगी, राष्ट्रपति के ही पास होंगी। लेकिन मैंने बताया ना आपको, ये नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ठीक है, और फिर अनुच्छेद 54 में क्या है, हमारे देश के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो उनकी तुलना मत करना एक दूसरे से। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का पद है उसके लिए निर्वाचन किया जाता है, चुनाव होता है, तब राष्ट्रपति चुने जाते हैं। लेकिन ये चुनाव कैसे होता है, इसमें कौन से लोग मत देते हैं। तो अब बात की जाए, क्या हम लोग वोट दे सकते हैं, हम लोग इलेक्शन खड़े हो सकते हैं। ऐसे अगर हो तो सब लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने में तो कम से कम हमको लग रहा है 2-3 हजार लोग नामांकन करेंगे, ज्यादा ही लोग करेंगे। तो इसके लिए भी क्राइटेरिया उपस्थित की गई थी। तो इस निर्वाचन के लिए जो है एक निर्वाचक मंडल बनाया गया। क्या बनाया गया, निर्वाचक मंडल बनाया गया। सॉरी, इधर लिख देता हूं। ये जो निर्वाचन मंडल बनाया गया, जो इसमें सदस्य होंगे वही लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति को मत देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जब मत देंगे, पहली बात तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो
समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीयता मत, ठीक है, और गुप्त मतदान भी कह सकते हैं, ठीक है। गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे? जो लोग वोट डालेंगे। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे? तो लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और 2 के शासित क्षेत्र में विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान देने योग्य बात, लोकसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन से? निर्वाचित सदस्य। और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। जो नामित सदस्य किए जाते हैं वो लोग मतदान नहीं करेंगे, ओनली कौन करेंगे? तो निर्वाचित सदस्य करेंगे, ठीक है। तो ये भी कौन से सदस्य होंगे? तो निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो लोग यहां पे मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए जो नामांकन किया जाता है, तो नामांकन करने से पहले इस निर्वाचन मंडल के जो लोग हैं उसमें आपका 50 लोग जो है प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए, और 50 लोग अनुमोदक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 50 लोग आपका समर्थन करना चाहिए, और 50 लोग अनुमोदक के रूप में, 50 लोग प्रस्तावक के रूप में, और 50 लोग अनुमोदक के रूप में। मतलब टोटल कितने लोग होने चाहिए आपके साथ? 100 लोग होने चाहिए। जब 100 लोग होंगे तभी आप राष्ट्रपति का जो नामांकन है वो आप कर सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं सदस्यों की संख्या के बारे में बात कर दूं कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको इस निर्वाचन की पद्धति व प्रक्रिया में बताएंगे, ठीक है। तो यहां चीज आपको समझ में आ गई। एक बार फिर रिवाइज कर दे। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव होता है, इसे हम गुप्त मतदान भी कहते हैं, या एकल संक्रमणीयता मत भी कहते हैं। एक निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी में जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो 50 लोग प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए, और 50 लोग अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। जो टोटल संख्या होगी वो 100 लोगों का समर्थन आपके साथ होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का जो नामांकन है वो कर सकते हो। अब आगे देखते हैं।
अब मैं बात करूंगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है, तो निर्वाचन की पद्धति व प्रक्रिया, इसमें चुनाव कैसे होता है। मैंने आपको बताया कैसे चुनाव होता है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, गुप्त मतदान जिसे कहते हैं आप। इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और आपके दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब मैं बात करूंगा जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और में कितने हैं, तो 545 टोटल संख्या, और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो कितने हैं, 250। इसमें क्या है, 543 प्लस 02, ये कौन से हैं, एंग्लो इंडियन, और ये जो है 238 निर्वाचित सदस्य प्लस 12 जो हैं वो कौन से नामित सदस्य हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 250। अब 238 ये हैं राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य, इसमें से जो -5 कर दीजिए तो ये कहां पर है, ये पीओके में। तो अब जो कितने सदस्य बचेंगे इसमें, तो 233 तो 543 प्लस 233 से कितने हो गए, 3 3 6, ठीक है, और 4 3 7 और 5 2 7, 776 सदस्य। अगर मैं बात करूं राज्य की विधानसभाओं के कुल कितने सदस्य हैं, तो राज्य के विधानसभा के सदस्य ये कितने हैं, 4120। इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या ज्यादा है, तो इसको जो है मैनेज करने के लिए मत मूल्य निकालना पड़ता है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सबसे ज्यादा जो एमएलए की संख्या है वो किस राज्य में, आपको बताना है उत्तर प्रदेश। कितने हैं, 403 सीटें। अगर पूछा जाए सबसे कम किस राज्य में विधानसभा के सदस्य की सीटें, तो आपको क्या बताना है, सिक्किम। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सबसे ज्यादा की बात की जाए मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम है यूपी 403 सीटें, और जो अगर मिनिमम की बात की जाए तो ये कितनी है, सिक्किम। इसमें कितनी सीटें हैं, 32। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ट्रेंड में चलता है एमएलए, ठीक है। अब यहां पे इनकी सीटें हैं कम, यहां पे इनकी सीटें ज्यादा, तो कैसे इनका मत मूल्य निकाला जाता है ये भी देख लेते हैं। तो एक विधायक का मत मूल्य, मतलब एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, कुल राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। ये एक एमएलए का मत मूल्य निकल रहा है।
इसको तो अब मैं बड़ा लिख दूं। कैसे मत मूल्य निकाला जाता है, उसमें छोटा दिख रहा था इसलिए मैंने साफ कर दिया। तो अगर एक एमएलए की हमको वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो राज्य की कुल जनसंख्या ठीक है, जिस राज्य के एमएलए की वैल्यू निकालनी है तो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये एक एमएलए की मत वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद एक एमपी की वोट वैल्यू क्या होगी? एक सांसद, तो इसमें क्या होगा? सभी विधायकों का मत मूल्य बटे कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो सभी राज्य के विधायकों का मत मूल्य, ठीक है, और बटे कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल इलेक्टेड एमपीज। इस प्रकार से जो है बराबर किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, इनका मतदान कैसे होता है? जैसे मान लो ये लोग वोट डालने जब जाते हैं तो ए बी सी डी लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं। तो जैसे ए बी सी डी ये 4 लोग खड़े हैं। तो अगर कोई मत देने जाता है तो वरीयता के आधार पर इनका मतदान होता है, वरीयता के आधार पर होता है। तो जैसे हम वोट डालने गए तो हमने कहा ए को प्रथम वरीयता दी जाती है, सी को द्वितीय वरीयता दी जाती है, और पी को तृतीय वरीयता दी जाती है, और डी को चौथी वरीयता दी जाती है। फिर दूसरा मेंबर गया, दूसरे ने कहा सी को प्रथम वरीयता दी जाती है, ए को द्वितीय वरीयता दी जाती है, बी को चौथी वरीयता दी जाती है, डी को तृतीय वरीयता दी जाती है। फिर एक मेंबर गया, उसने कहा ए को तीसरी वरीयता दी जाती है, बी को चौथी वरीयता दी जाती है, और सी को पहली वरीयता दी जाती है, डी को दूसरी वरीयता दी जाती है। इस प्रकार से मतदान होता है। तो अब इसमें क्या होता है? तो पहली वरीयता के लोग देखे जाएंगे इसमें। तो पहली वरीयता कौन से दिखे? ये लोग दिखे, ठीक है, सी। फिर दूसरी वरीयता के लोग देखे जाते हैं, कौन से ज्यादा हैं, इस प्रकार से। तो प्रथम वरीयता के लोग होते हैं, उनको पहली बार चुना जाता है। लेकिन अगर उनको वोट नहीं मिल पाता है सही से, तो कौन से लोग चुने जाते हैं? जो दूसरी वरीयता के ज्यादा सबसे वोट पाए जाते हैं। अगर दूसरी वरीयता के सबसे ज्यादा वोट अगर नहीं पूरे हो पाते हैं तो तीसरी के चुने जाते हैं। अगर तीसरे के भी नहीं पूरे हो जाते तो चौथे चुने जाते हैं। इसका मतलब है इसमें सबसे ज्यादा वोट पाने के लिए नहीं है, मतलब वरीयता के माध्यम से चुनाव होता है। तो पहला जो चुना जाएगा प्रथम वरीयता के माध्यम से, अगर उनका मतदान नहीं पूरा हो पा रहा है, अगर उनको उतने मत नहीं मिलने पा रहे हैं तो द्वितीय से चुने जाएंगे, और अगर द्वितीय से भी नहीं पूरे हो पाए तो तृतीय से। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद
कुल मत +1/2, मतलब ये जो उनका इलेक्शन पर होता है तो 50% +1, 50% और +1, ये आप कह सकते हैं कुल मत +1/2। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला। तो ये चीजें आपने देखी। निर्वाचन की पद्धति और प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 55, मतलब अनुच्छेद 55 में दिया है। एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा? तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000, 1/1000। अगर हमें एक सांसद की वैल्यू निकालनी है, लिख दे रहा हूं मैं, एक विधायक को क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं, और एमपी को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। तो सांसद की वोट वैल्यू निकालने के लिए सभी राज्य के विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य, ये भी लिख सकते हो, और कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, वरीयता के माध्यम से ये चुनाव होता है। ये चीज अपने माइंडसेट में एकदम ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम यूपी एमएलए की संख्या 403 सीटें, मिनिमम सिक्किम एमएलए की 32 सीटें, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ये लोग आप लोग जानते होंगे। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 57 में क्या है? तो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन करने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति जो है वो पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। इनका कोई एक समय सीमा नहीं है कि आप इतने ही दिन तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो आगे भी रह सकते हैं, ठीक है। फिर इलेक्शन होगा, फिर वो खड़े हों, फिर अगर जीतते हैं तो फिर वो अपने पद पर आ जाए, ठीक है। तो इनका कोई एक समय सीमा नहीं है, वो पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 58 में क्या है? तो अनुच्छेद 58 में योग्यता है। योग्यता क्या? कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए जो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो पहली बात, वो भारत का नागरिक हो सर्वप्रथम, और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, वो दिवालिया ना हो। दिवालिया किसे बोलते हैं मालूम है? जिसके बाद ऋण ज्यादा होता है, ठीक है, और दिवालिया घोषित कर दिया जाता है उन्हें। और कौन सी योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता। और ये सब योग्यता होने के बावजूद कि आप राष्ट्रपति का, ये तो योग्यता सभी के पास होती है। वो भारत का नागरिक होता है, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका होता है, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये तो सबके पास है। क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते? नहीं। मैंने आपको बताया था निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल में से जो 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में, ठीक है, उनका समर्थन, 100 लोगों का समर्थन होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का नामांकन कर सकते हो, ठीक है। तो ये योग्यताएं होती। फिर क्या है? अनुच्छेद 59 में क्या है? तो अनुच्छेद 59 में सेवा शर्तें। तो राष्ट्रपति से जुड़ी जो सेवा शर्तें हैं वो कहां पे है? अनुच्छेद 59 में है। सेवा शर्तों का उल्लेख, जो राष्ट्रपति की जो सेवा शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अच्छा, अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, ठीक है, भारत के प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्या है? अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। तो अगर मान लो उनका वो निर्वाचित हो जाते हैं और अपने पद पर आ जाते हैं, अब उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग के
द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगर उनका पर कोई आरोप है तो लोकसभा और राज्यसभा किसी दो में से किसी एक सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, और उस प्रस्ताव में अगर वहां के जो सदस्य हैं वो अगर 1/4 उसका समर्थन कर देते हैं कि महाभियोग लाया जाए, तो अगर वो समर्थन कर देते हैं फिर महाभियोग लाया जाता है, और फिर उसके महाभियोग लाने के 14 दिन पहले ही एक नोटिस जारी कर दी जाती है, राष्ट्रपति के कार्यालय में पहुंच जाती है, और जो बताया जाता है उस नोटिस में कि आपके द्वारा महाभियोग लाया जा रहा है। उसके बाद जब किसी दो में से किसी एक सदन में वो प्रस्ताव आ जाता है, अगर वहां के जो सदस्य हैं वो अगर 2/3 बहुमत से अगर पास कर देते हैं, तो वो उसकी जो अगली प्रक्रिया होती है वो अन्य सदन में जाता है, ठीक है, दूसरे सदन में जाता है। तो जैसे जब दूसरे सदन में जाएगा तो वो एक न्यायपालिका के भांति कार्य करती है, उसके समस्त आरोपों को जांचती है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और उसके बाद अगर वहां पे वो आरोप सारे सिद्ध हो जाते हैं तो वहां उनको उस पद से हटा दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो राष्ट्रपति हैं वो अपने एक अधिवक्ता के माध्यम से अपने बचाव के लिए अपने मतलब एक बचत के तरीके जो एक महाअधिवक्ता के रूप में पैरवी जिसे बोलते हैं, तो पैरवी करा सकते हैं, उनको पूरी तरीके से छूट है। लेकिन अगर वो नोटिस जारी होते हुए 14 वर्ष पहले बता दिया जाता है कि आपके खिलाफ ये महाभियोग लाया जा रहा है, तो अगर राष्ट्रपति अपने पद से अगर त्यागपत्र दे देते हैं तो वहां पे महाभियोग फिर नहीं लाया जा सकता है। अगर वो 14 दिन पहले ही अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो फिर महाभियोग नहीं लाया जाएगा, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो फिर महाभियोग लाया जाएगा। उसके बाद 2/3 बहुमत से अगर वहां पास हो जाता है तो फिर उनको मतलब कि उनको पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद वे पद से हट जाते हैं, उसके बाद जो है उन पर किसी प्रकार का कोई अन्य दंड या जुर्माना आप नहीं लगा सकते हो। एक और बात देखने वाली, अगर राष्ट्रपति के पद पे वो कार्य कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में, अगर उस समय ये कोई भी कांड कर देते हैं, किसी प्रकार का कोई मर्डर कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो जब तक उस पद पर हैं तब तक उनको कोई सजा नहीं होगी। जैसे ही वो पद से जब हटेंगे तब उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन उस समय उस स्थिति में क्योंकि सर्वोच्च पद है ना राष्ट्रपति, तो उन पर किसी प्रकार का आप मुकदमा या FIR नहीं कर सकते। जैसे ही वो पद से हट जाएंगे तो उसके बाद आप कुछ भी कार्रवाई करिए। तो ये चीजें आपने अनुच्छेद 61 में देखी। अब अनुच्छेद, एक बात समझ लीजिएगा, महाभियोग हटाने की जो प्रक्रिया है मैंने बताया किसी दोनों सदनों में से किसी सदन के पास जा सकता है। अनुच्छेद 65 क्या है? अनुच्छेद 65 में क्या है? तो अनुच्छेद 65 कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। जैसे मान लो कोई भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, उस स्थिति में क्या होता है? जैसे मान लो उनकी मृत्यु हो जाती है या अवकाश ले लिया या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग के द्वारा उस प्रक्रिया के द्वारा उनको हटा दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में जैसे वो लोग जैसे पद रिक्त हो जाता है तो सर्वप्रथम पहली बार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में नियुक्त कर दिए जाएंगे, राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगर वो यहां पे विद्यमान नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में भी अगर अनुपस्थित हैं, अगर वो भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो उनमें से इतने न्यायाधीश हैं तो कोई एक उपस्थित होगा तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो उपराष्ट्रपति ही ग्रहण कर लेते हैं। और जब तक ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो जब तक संभालेंगे तब तक वो राज्यसभा का संचालन नहीं कर सकते। जैसे ये राष्ट्रपति का जो ये कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति ये कार्य संभालेंगे तो जितनी भी राष्ट्रपति से जुड़ी सेवा, शर्तें, शक्तियां, ये सब चीजें हैं तो ये उनको मिलेंगी।
ठीक है। और अगले 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। और राष्ट्रपति का जब चुनाव कराया जाएगा तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो चाहे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में हो, चाहे वो प्रधान न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में, या वरिष्ठतम अधिकार न्यायाधीशों में कोई एक न्यायाधीश अगर कार्यवाहक के रूप में है, तो वो भी जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वो भी अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपना नामांकन के द्वारा अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इलेक्शन लड़ने के पहले मैंने आपको बताया 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में, मतलब टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए, 100 संख्या होनी चाहिए। तो 100 सदस्यों के समर्थन होगा तभी आप उस चुनाव को लड़ पाएंगे। तो यहां तक आपने देखा अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59 और अनुच्छेद 60, 61, 65। 52 में क्या है, राष्ट्रपति होंगे। 53 में क्या है, शक्ति होगी, कार्यपालक जो कार्यवाहक शक्तियां हैं वो किसमें, राष्ट्रपति में निहित होंगी, कार्यपालिका की शक्तियां। और दूसरी बात अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की पद्धति व प्रक्रिया है, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन है, अनुच्छेद 58 में योग्यता है, अनुच्छेद 59 में सेवा शर्त है, अनुच्छेद 60 में शपथ है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति है। तो जितने भी उपराष्ट्रपति से जुड़े जितने भी आर्टिकल, जितने भी अनुच्छेद हैं, मैंने आपके साथ एक एक आर्टिकल डिस्कस किया और इसके आगे भी आर्टिकल हैं तो वो मैं अन्य वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपके लिए हमेशा सेवा में लगा हुआ हूं। हमारी फ्यूचर गोल टीम और हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए सदैव तत्पर रहती है 24 घंटे, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे ही मैं इस राष्ट्रपति को कवर कराऊंगा, राष्ट्रपति के बाद एक वीडियो आएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक फॉर्मेट के रूप में, एक वीडियो के रूप में आपको अपलोड होके मिलेगा। जैसे ही खत्म होगा इस राष्ट्रपति का टॉपिक, जैसे ही खत्म होगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहां तक कि कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और पेट एग्जाम आने वाला है, इससे इस एग्जाम में इस राष्ट्रपति के सेक्शन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंड में जो टॉपिक चलते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इसमें से एक क्वेश्चन 100% आ सकता है, ठीक है। तो आप जहां पर भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।